सुबह हो चुकी थी, फिर भी सीमा अभी तक सो रही थी। सुधाकर ने सीमा को बिस्तर में सोते हुए देखा और उसका गुस्सा आसमान चढ़ गया। सुधाकर को अपनी मजदूरी के काम पर जाने के लिए देर हो रही थी। अभी तक उसे चाय भी नहीं मिली थी। उसने कई बार सीमा को आवाज लगाई, लेकिन सीमा उठी ही नहीं। तब सुधाकर कहता है, सीमा, अभी तक सो रही है तू? अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब दोपहर को आऊंगा तब खाना तैयार रखना, नहीं तो तेरी खैर नहीं, याद रखना। सीमा ने कोई जवाब नहीं दिया। सुधाकर चला गया। थोड़ी देर के बाद सीमा की बेटी बबली ने सीमा को उठाने के लिए हाथ लगाकर देखा तो उसे बहुत तेज बुखार आया हुआ था। बबली ने उसे दवाई खिलाई, उसका बुखार चला गया। लेकिन सीमा को इतनी कमजोरी थी कि वो उठ भी नहीं पा रही थी। दोपहर हो गई थी। सुधाकर लौट आया। उसने देखा कि सीमा अभी तक बिस्तर में ही पड़ी है और खाना तक तैयार नहीं है। तब सुधाकर कहता है, अरे ये औरत अभी तक सो रही है? अरे मर गई क्या? कब से पुकार रहा हूँ, आवाज सुनाई नहीं देती क्या तुम्हें? अभी तक खाना नहीं बनाया? मैंने बोला था ना कि मैं वापस आऊं तब तक खाना तैयार रखना। सुधाकर को गुस्से में देख उनके दोनों बच्चे डर रहे थे। वो सीमा को लात मारकर उठाने की कोशिश कर रहा था। अ, अ, वो वो बापू, माँ बीमार है, इसलिए सो रही है। आजकल ना माँ को बहुत बार कमजोरी होती है। आप माँ को एक बार डॉक्टर के पास ले जाओ ना। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इस पर खर्च करूं। बड़ी है डॉक्टर के पास ले जाओ कहने वाली। जा, अंदर जाकर कुछ पका कर ला मेरे लिए। बबली सिर्फ 12 साल की थी। उसे खाना बनाना नहीं आता था। लेकिन अपने पिता का गुस्सा देखकर उसने जैसे तैसे चूल्हे पर चावल चढ़ा दिए। अगले कई दिनों तक सीमा की हालत में कोई सुधार नहीं आ रहा था। तब सुधाकर उसे डॉक्टर के पास ले गया। सीमा की जांच के बाद डॉक्टर ने उसे दवाई दी और सुधाकर से अकेले में कहा कि उसे कोई गंभीर बीमारी होने के आसार दिखाई दे रहे हैं। उसके कुछ और टेस्ट करने होंगे। टेस्ट का बहुत खर्चा होने वाला था। सुधाकर दवाई लेकर घर आया। जब सीमा ने उससे पूछा कि डॉक्टर ने क्या कहा, तब उसने जवाब दिया कि ज़्यादा कुछ नहीं, तुम्हें आराम करने को कहा है कुछ दिन। दवाई की वजह से सीमा की हालत अब धीरे धीरे सुधर रही थी। एक दिन सुधाकर नए कपड़े पहनकर घर से निकल रहा था। सब सीमा पूछती है, अजी, आपने नए कपड़े पहने हैं, कहाँ से लाए ये कपड़े? मैं कहीं से कुछ खरीद कर नहीं लाया। वो तो हमारे सेठ ने उनके पुराने लेकिन अच्छे कपड़े हम मजदूरों को दिए थे, वही है। आज मैं जरा एक काम से बाहर जा रहा हूँ, आने में देर हो जाएगी। अजी, वो तो ठीक है, लेकिन घर में सब राशन खत्म हो गया है, आप आते समय ले आना। हाँ। हाँ कहकर सुधाकर चला गया। सीमा की दवाइयाँ भी खत्म हो गई थीं और उसे फिर से कमजोरी होने लगी थी और वो जाकर सो गई। तब दोनों बच्चे भूखे बैठे हुए थे। रात हो गई, लेकिन सुधाकर अब तक लौटा ही नहीं था। बबलू और बबली से इंतजार में बैठे थे कि कब बापू आए और कब माँ को उन्हें पका कर खिलाएं। रात बीत गई और सुबह हो गई। अब सीमा को सुधाकर की चिंता सताने लगी। वो जैसे तैसे खड़ी होकर सुधाकर के दोस्त के घर गई। तब उसे पता चला कि सुधाकर तो शहर छोड़कर किसी दूसरे राज्य में नौकरी करने चला गया है। हालांकि वहां भी उसे मजदूरी का ही काम करना था, लेकिन पैसे बहुत ज़्यादा मिलने वाले थे। ये सुनकर तो सीमा के पैरों से ज़मीन खिसक गई। सुधाकर गुस्सैल था, कभी भी कुछ भी बोल देता था। लेकिन वो इतना स्वार्थी होगा कि अपनी बीमार पत्नी और भूखे बच्चों को यूं बिना बताए छोड़कर जाएगा, ये तो उसने कभी सोचा ही नहीं था। सीमा घर आ गई। उसे पता था कि सुधाकर को ढूंढने का कोई फायदा नहीं है। एक दिन बबलू उससे कहता है, माँ, बापू कहाँ हैं? वो आपके साथ क्यों नहीं आए? नहीं बेटा, अब तुम्हारे बापू नहीं आएंगे, वो नौकरी करने के लिए कहीं दूर चले गए हैं। 7 साल बीत गए थे। सुधाकर अब अच्छा खासा पैसा कमा चुका था। उसने बहुत बैंक बैलेंस जमा कर लिया था। वही काम करने वाली एक औरत माया के साथ सुधाकर की बात बन गई थी। इन 7 सालों में सुधाकर को ना तो अपनी बीवी की याद आई थी और ना ही बच्चों की। उसे दिल दिमाग पर तो माया ने कब्जा कर लिया था। सुधाकर एक नया घर भी खरीदने वाला था। उसने उस घर को भी माया के नाम ही किया था। माया के साथ शादी करके एक नया संसार बसाने के सपने सुधाकर देख रहा था। माया ने अपने सुधाकर से मीठी मीठी बातें करके उसके सारे पैसे भी अपने नाम कर लिए। शादी वाले दिन सुधाकर मंदिर पहुंचा, तब माया वहां नहीं आई। उसने बहुत देर इंतजार किया, लेकिन माया नहीं आई। तब सुधाकर अपने नए घर गया, वहां भी ताला था। सुधाकर ने माया को फोन किया, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही थी। तब सुधाकर समझ गया
कि वो ठग कर चली गई है। इतना बड़ा धोखा मिलने के बाद उस शहर में उसका मन ही नहीं लग रहा था। अब सुधाकर को सीमा और अपने बच्चों की याद आ रही थी। और वो कहते हैं ना, मुसीबत में आखिर अपने ही काम आते हैं। सुधाकर वो शहर छोड़कर वापस घर आया। उसने देखा कि जहाँ उसका छोटा टूटा फूटा घर था, वहाँ एक बड़ा घर बन गया था। सुधाकर को अब लग रहा था कि अब तक शायद सीमा मर चुकी होगी, क्योंकि उसको तो कोई बीमारी हुई थी। सुधाकर गेट खोलकर अंदर जाने लगा। उसने देखा कि आंगन में एक बड़ा सा कमरा था और वहाँ बहुत सी औरतें पापड़ बना रही थीं। सीमा वहीं एक कुर्सी पर बैठकर कुछ हिसाब कर रही थी। सीमा के कपड़े देखकर सुधाकर को तो एक झटका लगा। सीमा ने अच्छी साड़ी पहनी हुई थी। सीमा की नज़र सुधाकर पर पड़ी, तब सुधाकर ने जाकर उसके पैर पकड़ लिए। मुझे माफ कर दो सीमा, मुझे तुम लोगों को ऐसे छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। मैं तो हम सबके लिए पैसे कमाने के लिए ही गया था, लेकिन अब मुझे अपनी भूल समझ आ गई है। मैं तुम सबके पास लौट आया हूँ। कोई ज़रूरत नहीं है माफ़ी मांगने की। माफ़ी मांगने का ये झूठा नाटक करके तुम मुझे अब नहीं फंसा सकते हो। मुझे पता है कि तुम हमारे लिए नहीं, सिर्फ अपने लिए पैसे कमाने गए थे, इसलिए तो बिना बताए चोरी छुपे चले गए। और वो भी उस वक्त जब मैं कैंसर जैसी बीमारी के साथ जूझ रही थी। डॉक्टर ने तुम्हें कहा था ना कि मेरे टेस्ट करने पड़ेंगे, लेकिन तुमने मुझे कुछ नहीं बताया, क्योंकि तुम नहीं चाहते थे कि मैं ठीक हो जाऊं। मेरे बच्चे भूखे प्यासे तुम्हारी राह देख रहे थे कि तुम कब आओ और मेरे बच्चों को कुछ खाने के लिए मिले, लेकिन तुम तो हमेशा के लिए चले गए थे। तो अब क्यों लौटे हो? मैंने कहा ना, मुझे माफ कर दो, लेकिन एक बात तो बताओ, ये घर इतना बड़ा कैसे बना लिया तुमने? और ये पापड़ का क्या चक्कर है? और तुम्हारी बीमारी, उसका क्या हुआ? क्या है ना सुधाकर, तुम भले ही हमें छोड़कर चले गए, लेकिन वो ऊपर वाला है ना, उसने ही हमें सहारा दिया। तुम शहर छोड़कर तो चले गए, लेकिन ये बात मुझे अगले दिन पता चली। तुम्हें ढूंढने का तो कोई फायदा नहीं था। फिर मैंने ही हिम्मत करके कुछ लोगों से पैसे उधार लेकर ये पापड़ बनाने का काम शुरू किया, क्योंकि तुम बच्चों को छोड़कर जा सकते थे, मैं नहीं। ये काम करते करते मुझे ज़्यादा ऑर्डर्स मिलने लगे और एक बार एक डॉक्टर साहिबा के साथ मेरी पहचान हो गई। वो मेरी ग्राहक हैं। जब उन्हें मेरी कमज़ोरी के बारे में पता चला, तब उन्होंने अपनी पहचान मेरे सारे टेस्ट करवाए। तब पता चला कि मुझे कैंसर की बीमारी है, जो अभी पहली स्टेज पर है। उनकी वजह से ही मेरा इलाज कम पैसों में हो गया और मैं ठीक हो गई। फिर कुछ सरकारी योजनाओं के चलते मुझे अपना पापड़ का बिजनेस शुरू करने के लिए कर्जा मिल गया और मैंने बड़े पैमाने पर ये काम शुरू किया। यहाँ काम करने वाली सभी औरतें मेरे जैसे ही हैं, जिनके पति ने उन्हें छोड़ दिया है। मैं भी अमीर बनने के लिए ही गया था सीमा, और मैं बन भी गया था, लेकिन मेरी किस्मत ने मुझे धोखा दे दिया। मुझसे मेरा सब कुछ लुट गया। अब मैं तुम्हारे पास वापस आया हूँ। अब हम दोनों मिलकर अपना बिजनेस संभालेंगे। कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अकेली हूँ और मेरा काम करने के लिए मैं काफ़ी हूँ और मैं काबिल भी हूँ। मुझ जैसे गरीब पत्नी को किसी अमीर पति की ज़रूरत नहीं है। तुम जहाँ से आए हो लौट जाओ। अब हमारी दुनिया में तुम्हारी कोई जगह नहीं है। सीमा बहुत निश्चय से बात कर रही थी। उसकी बात सुनकर सुधाकर समझ गया कि ये अब अपनी दाल यहाँ पर नहीं गलने वाली। अकेले अमीर बनने के चक्कर में सुधाकर ने अपने बीवी, बच्चे और कई साल मेहनत करके कमाया हुआ सब कुछ खो दिया था।